हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे आज प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो है मैंने लेक्चर पार्ट आपको प्रोवाइड कर दिया था, उसको आप देख लिए होंगे। अगर आपने लेक्चर अच्छे से कंप्लीटली ध्यान से देखा होगा तो आपसे एक एक क्वेश्चन अच्छे से हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन जो है स्टार्टिंग में थोड़ा ईजी है, लेकिन बाद में अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी हैं। तो आप इसको ध्यान से पूरा लेक्चर अच्छे से देख लेना। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे और आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो देखिए, ये पूरा जो है एनसीईआरटी बेस ही है, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज जनरली नॉट शोन बाय द मेटल्स एक्सेप्ट सम मेटल्स। यानी यहाँ पे हमको ये बताना है कि मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो कि मेटल्स के द्वारा शो नहीं की जाती, यानी वो मेटल्स की प्रॉपर्टी नहीं है, वो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होगी फिर। तो देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, मेटल की प्रॉपर्टी में मैंने आपको क्या क्या बताया था। मेटल्स जो होते हैं क्या होते हैं, मैलिएबल होते हैं। मेटल जो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, डक्टाइल होते हैं, और यहाँ पे मतलब ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं, लस्टर्स होते हैं यानी शाइनी होते हैं, हार्ड एंड स्ट्रांग भी होते हैं, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही हाई होता है। तो ये सब मैंने बहुत सारे मतलब आपको यहाँ पे पॉइंट्स बताए थे, तो आपको अगर हर एक पॉइंट याद होगा तो आप इसको इजीली कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रिक कंडक्शन यानी जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रिक कंडक्शन शो करते हैं। तो यस, ये शो करते हैं, इनमें मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की कैपेसिटी होती है। सोनोरस इन नेचर, यानी ये सोनोरस होते हैं नेचर में, तो बिल्कुल सही, ये भी सही है हमारा, ये सोनोरस होते हैं। अब ये सोनोरस क्या है, मतलब फ्रेंड्स, अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट से उसको हिट करेंगे तो उससे आवाज़ उत्पन्न होगा, मतलब वहाँ से साउंड आएगी, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, सोनोरस इन नेचर। अब यहाँ पे देखिए एक पॉइंट है, डलनेस। डलनेस जो है फ्रेंड्स, ये हमारे मेटल की नहीं, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल की। और यहाँ पे है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या है, ये हमारे मेटल्स की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे देखिए, जो डलनेस होता है ये नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से हमसे क्या पूछा था, प्रॉपर्टी जनरली नॉट शोन बाय मेटल्स, यानी क्या हो जाएगा हम यहाँ पे हमारा राइट आंसर सी, यानी डलनेस। डलनेस क्या है, ये नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी है, मेटल की प्रॉपर्टी नहीं है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सेकेंड क्वेश्चन हमारा, द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू द थिन वायर इज नोन एज, यानी जो हमारे मेटल्स को हम खींच के एक मतलब उसको थिन वायर में चेंज कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को, इस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी, मलिएबिलिटी, सोनोरोसिटी, कंडक्टिविटी। तो देखिए, सोनोरोसिटी तो होगा नहीं यहाँ, मतलब ये साउंड से रिलेटेड तो है नहीं, कंडक्टिविटी भी नहीं होगा। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं डक्टिलिटी या फिर मलिएबिलिटी में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा मेटल्स होता है, जब उसको हम थिन वायर में कन्वर्ट कर सके तो उस प्रॉपर्टी को हम बोल देते हैं यहाँ पे डक्टिलिटी। कौन सी प्रॉपर्टी, डक्टिलिटी। अब ये फिर मलिएबिलिटी क्या है, मलिएबिलिटी होती है फ्रेंड, जब हम अपने मेटल्स को बीट करके, यानी इसको जब हम खूब ज़्यादा पीटेंगे तो क्या होगा, वो एक थिन शीट में कवर हो जाएगा। किसमें, थिन शीट में। तो जब फ्रेंड्स हम मेटल को यहाँ पे मतलब बीट करके उसको एक पतले शीट में कन्वर्ट कर देंगे तो उसको हम बोलेंगे मलिएबिलिटी। लेकिन हम जब हम मेटल को खींच के लंबा कर देंगे, मतलब उसको थिन वायर में चेंज कर दें, उस एबिलिटी को बोलेंगे डक्टिलिटी। तो आप ये दोनों प्रॉपर्टी जो है याद रखना। अब यहाँ से हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है, एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, यानी जो एल्यूमिनियम मेटल्स होता है वो कुकिंग यूटेंसिल्स में यूज होता है, उसको बनाने में यूज होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द एल्यूमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम, यानी यहाँ पे मतलब क्या हम, कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो सकता है, कौन सा एल्यूमिनियम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो देखिए, गुड थर्मल कंडक्टिविटी और गुड हीट कंडक्शन। देखिए, अगर जैसे हम कोई सा भी हमारा यूटेंसिल है तो हमारा क्या पर्पज होगा, उसमें हम कुकिंग अच्छे से कर सके। कुकिंग कब अच्छी होगी, जब उसमें हीट का कंडक्शन अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स, ये तो हमारा राइट है। अब यहाँ पे आता है गुड कंडक्टर ऑफ, गुड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे यूटेंसिल से इलेक्ट्रिसिटी का क्या काम है, हमको तो हीट कंडक्शन से काम होगा ना, तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी नहीं होगा। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी अभी मैंने आपको बताया कि उसको मतलब एक थिन वायर में चेंज करना, तो यहाँ पे थिन वायर में चेंज करने जैसा कुछ बात ही नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट। फ्रेंड्स, अगर हम इसको यूटेंसिल बनाने में यूज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होगी। अगर सोचिए इसकी मेल्टिंग पॉइंट लो होगी तो अगर हम उसमें मतलब कुकिंग करेंगे वो तो पिघल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा गुड थर्मल कंडक्टिविटी और गुड हीट कंडक्शन
और यहाँ पे हो जाएगा हमारा हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो फर्स्ट एंड फोर्थ यानी डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर। यानी बोला जा रहा है कि इसमें से कौन सा मेटल है जो कि ना तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है ना ही हॉट वाटर से रिएक्ट करता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये जहाँ भी इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, डबल बार हो गया है, बट कोई नहीं। आप देखिए सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखेंगे जो हमारा सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम होता है, ये जो है हमारे रिएक्टिविटी सीरीज में, देखिए ये जो हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का टॉपिक है, यहाँ पे आप देखेंगे आपका ज़्यादातर क्वेश्चन रिएक्टिविटी सीरीज से बनेगा। तो अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज नहीं याद है तो आप उसको पहले अच्छे से लर्न कर लीजिए, चाहे लिख के बोल के किसी भी तरह से, पर वो आपको याद होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स जो हमारा रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ऊपर के साइड में है। तो मैंने जब आपको प्रॉपर्टी बताई थी, रिएक्शन बताए थे मेटल्स नॉन मेटल्स के, तो वहाँ पे मैंने आपको मेटल्स में बताए थे कि जो हमारा सबसे ऊपर के तरफ में होता है, यानी जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो विग्रेसली रिएक्ट करते हैं, यानी वो बहुत मोस्ट एक्टिव होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम हमारे ऊपर के साइड में होते हैं, तो ये तो जो है मोस्ट एक्टिव होंगे। तो मैंने आपको क्या बताया था, जैसे 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 हम नीचे आते जाएंगे तो वो मतलब कोल्ड वाटर, हॉट वाटर से रिएक्ट नहीं करते, वो रिएक्ट करते हैं स्टीम से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, Fe यानी आयरन। तो फ्रेंड्स आयरन जो होता है हमारा, वो जो है ना तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है ना ही हॉट वाटर से, ये रिएक्ट करता है फ्रेंड्स यहाँ पे किससे, स्टीम से। ये स्टीम से रिएक्ट करता है, तो इसको आप याद रखना। अब देखिए यहाँ पे आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following oxide of iron would be obtained on prolonged reaction of iron with steam। यानी अब हमको ये बताना है कि अगर हम आयरन को लंबे समय तक स्टीम के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो क्या फॉर्म होगा। तो देखिए फ्रेंड्स जहाँ जहाँ भी ऐसा है ना, इसमें कुछ मिस्टेक हो गया है, तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। देखिए ये डबल बार पता नहीं कैसे हो गया है। तो देखिए बोला जा रहा है कि अगर हम आयरन को स्टीम के साथ में, ये जल नहीं ये स्टीम है, अगर यहाँ पे स्टीम के साथ में रिएक्ट करते हैं लंबे समय तक तो क्या फॉर्म होगा, ये हमको बताना है। तो देखिए यहाँ पे FeO, Fe2O3, Fe3O4, Fe2O3, तो इसका रिएक्शन जो होता है, अगर आप लेक्चर देखेंगे तो वहाँ पे मैंने आपको सारा कुछ एक एक पॉइंट बताया है कि कौन कब किससे रिएक्शन करेगा, किससे नहीं कर सकता, और मतलब रिएक्शन करके कौन सा क्या कहाँ पे फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे देखिए जब हम Fe को स्टीम के साथ में रिएक्ट करेंगे, स्टीम क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा गर्म पानी। तो यहाँ पे क्या बनता है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट आता है वो होता है हमारा Fe3O4। तो यहाँ पे आप याद रखना, जब हम Fe को स्टीम के साथ में रिएक्ट करते हैं लंबे समय तक तो यहाँ पे Fe3O4 फॉर्म होता है, यानी हमारा यहाँ पे राइट आंसर C हो जाएगा, Fe3O4। तो फ्रेंड्स इसको आप याद रखना। अब देखिए यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे है हमारा छठवां क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विथ वाटर। क्या होता है जब कैल्शियम का रिएक्शन होता है वाटर के साथ में। तो देखिए फ्रेंड्स फिर यहाँ से जब हम यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे तो जो हमारा कैल्शियम होता है वो नीचे की साइड में होता है। कैसे, जैसे देखिए मैंने आपको क्या बताया था, केदारनाथ भाई का माली आलू जरा फीके नीके शन पता है क्यों है, इस तरह से बताया था। तो यहाँ पे देखिए यहाँ जो हमारा कैल्शियम, यहाँ पे कैल्शियम की बात हो रही, तो जो हमारा कैल्शियम होता है फ्रेंड्स यहाँ पे ये मतलब जो हमारे पोटेशियम और सोडियम होते हैं ये बहुत ही मोस्ट एक्टिव होते हैं, यानी सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं हमारे पोटेशियम एंड सोडियम। तो यहाँ पे कैल्शियम तो इनके अपेक्षा लो ही होगा ना, इनसे नीचे है तो इनसे कम रिएक्टिव है। तो यहाँ पे दिया है इट डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर, यानी ये वाटर से रिएक्शन नहीं करता है। तो ऐसा नहीं है,
जो वाटर से रिएक्शन नहीं करता वो ये एलिमेंट हमारे जो बिल्कुल नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में, यानी वो बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं है। अब यहाँ पे इट डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर, तो ये गलत हो जाएगा। इट रिएक्ट वायलेंटली विथ वाटर, तो ये फ्रेंड्स ये भी गलत है, क्योंकि मतलब वाटर के साथ में विग्रसली या वायलेंटली रिएक्ट करने वाले मेटल्स होते हैं हमारे पोटेशियम एंड सोडियम। इट रिएक्ट लेस वायलेंटली विथ वाटर, तो यस ये जो है वाटर के साथ में लेस वायलेंटली रिएक्ट करता है। बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ कैल्शियम, यहाँ पे मतलब बबल्स ऑफ हाइड्रोजन भी फॉर्म होते हैं, क्योंकि जब हम कैल्शियम को वाटर के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा कैल्शियम प्लस H2O। अब यहाँ पे वायलेंटली का क्या मतलब होता है, मतलब तेजी से रिएक्शन करना, और लेस वायलेंटली में सिर्फ धीरे धीरे करना। तो यहाँ पे देखिए क्या फॉर्म होगा, CaOH का होल ट्वाइस, और यहाँ पे हमारा H2 जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे मतलब बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड, तो इसको भी आप याद रखना। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, थर्ड एंड फोर्थ। तो थर्ड एंड फोर्थ कहाँ पे है हमारा, यहाँ है, मतलब हमारा राइट आंसर हो जाएगा D। तो फ्रेंड्स इसको भी आप याद रखना। अब देखिए यहाँ से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जनरली मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, यानी जनरली जो हमारे मेटल्स होते हैं जब वो एसिड से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट देते हैं और हाइड्रोजन गैस देते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डजंट गिव हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विथ मेटल्स, यानी कौन सा ऐसा एसिड है जो कि जब मेटल्स के साथ में रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस नहीं देता है, एक्सेप्ट Mn यानी मैग्नीज एंड मैग्नीशियम। यानी ये जो एसिड है इसमें से जो भी एसिड होगा, देखिए फिर से डबल डबल बार हो गया है, तो यहाँ पे है हमारा HNO3 HCl एंड H2SO4। तो देखिए मैंने फ्रेंड्स ये भी आपको स्टार मार्क करके बताया था कि जो हमारे एसिड होते हैं मतलब वो तो रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे साल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं, लेकिन जो हमारा HNO3 होता है यानी नाइट्रिक एसिड होता है वो क्या करता है, वो नाइक बनाता है। तो ये फ्रेंड्स जो है ये यहाँ पे किस मेटल से रिएक्ट नहीं करता है, वो मेटल से रिएक्ट करके वो हाइड्रोजन नहीं देता है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे मैग्नीज और मैग्नीशियम है इनके साथ रिएक्ट करने पर वो हाइड्रोजन देता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि डजंट गिव हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिव विथ मेटल एक्सेप्ट मैग्नीज एंड मैग्नीशियम, यानी इनके साथ तो ये देता है हाइड्रोजन, लेकिन और भी मेटल्स के साथ में वो हाइड्रोजन नहीं देता है। तो फ्रेंड्स वो है हमारा यहाँ पे नाइट्रिक एसिड, बाकी मेटल्स के साथ में वो जल देता है यानी H2O देता है। तो इसको आप याद रखना, जो मतलब हमारे जनरली जितने भी एसिड होते हैं वो मेटल के साथ में रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देते हैं और सॉल्ट बनाते हैं, लेकिन जो हमारा नाइट्रिक एसिड है वो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस नहीं देता मेटल के साथ में रिएक्ट करके, वो यहाँ पे वाटर देता है। लेकिन वो अगर Mn और Mg यानी मैग्नीज और मैग्नीशियम के साथ में रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन देता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो गया फ्रेंड्स, C। अब देखिए यहाँ पे द कंपोजिशन ऑफ एक्वा रेजिया इज, तो मैंने आपको एक्वा रेजिया कहाँ पे बताया था, मैंने आपको NCERT की कटिंग दिखाई थी जहाँ पे यहाँ लिखा रहता है मोर टू नो, मतलब इन्हें भी जाने ऐसे करके, तो वहाँ पे एक्वा रेजिया के बारे में इस तरह से लिखा था। तो मैंने आपको उसको पढ़ के एक एक लाइन बताया था और ये भी बोला था कि क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकते हैं। तो देख लीजिए इसको मतलब उसमें क्वेश्चन कैसे फॉर्म हो सकते हैं इस तरह से। कंपोजिशन ऑफ एक्वा रेजिया इज, यानी जो एक्वा रेजिया का कंपोजिशन होता है वो क्या होता है। तो देखिए डाइल्यूट HCl एंड कंसंट्रेटेड HNO3, और इसका मैंने यहाँ पे आपको रेशियो भी बताया था, वो रेशियो क्या होता है 3:1। HCl जो होता है हमारा वो 3 के रेशियो में होता है और जो हमारा HNO3 होता है वो 1 के रेशियो में होता है। लेकिन यहाँ पे क्या देखना फ्रेंड्स, यहाँ पर तो सब में जो है 3:1 दिया है, यहाँ पे आपको जो देखना है, देखिए ये फिर से डबल बार टाइपिंग हो गया, तो आप इस पे ध्यान मत देना, आप बस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। एक सेकेंड, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, वो ज़्यादा बेटर होगा, आप क्वेश्चन जो है सीख भी लेंगे, इन गलतियों पे ध्यान मत देना। तो देखिए यहाँ पे है हमारा, यहाँ पे हमको जो फोकस करना है वो ये देखना है, मतलब रेशियो में तो सब में सही है, डाइल्यूट था वहाँ पे या फिर कंसंट्रेट, यानी कौन सा डाइल्यूट था कौन सा कंसंट्रेट था, या फिर दोनों डाइल्यूट थे या फिर दोनों कंसंट्रेट था। तो यहाँ पे देखिए जो कंपोजिशन ऑफ एक्वा रेजिया होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे हमारा कंसंट्रेटेड HCl होता है और यहाँ पे कंसंट्रेटेड HNO3 होता है,
और वो दोनों किस में होते हैं, 3:1। तो इसको आप याद रखना। और यहाँ पे देखिए ये आंसर पे आप ध्यान मत देना, ये गलत है। यहाँ पे फ्रेंड जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा कंसंट्रेटेड HCl एंड कंसंट्रेटेड HNO3। आप अगर एनसीईआरटी में देखेंगे तो वहां पे मेंशन है दोनों ही कंसंट्रेटेड होंगे, इसको आप ध्यान रखना, दोनों ही कंसंट्रेट होंगे। तो यहाँ पे डाइल्यूट से कंफ्यूज मत होना, हमारा कंसंट्रेटेड HCl भी होता है और कंसंट्रेटेड HNO3 भी होता है, और दोनों का रेशियो क्या है, 3:1। मान लीजिए यहाँ पे आपको ऐसे इस तरह से क्वेश्चन है, क्या पता वहां पे एग्जामिनर मतलब पूछ लें कि इसका रेशियो बता दो, तो रेशियो में कंफ्यूज ना होइए, इसके लिए क्या है हमारा, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, HNO3, तो जिसमें 3 है, मान जैसे देखो अगर यहाँ 3 होगा तो बड़ा आसान हो जाता है याद करना कि उसमें 3 उसमें भी 3, लेकिन दोनों का उल्टा कर लेना। जब आप कंफ्यूज होना तो ये देख लेना कि कंसंट्रेटेड HCl कंसंट्रेटेड HNO3, यानी जिसमें 3 है उसमें 1 है, लेकिन जिसमें 3 नहीं है उसमें 3 है। इस तरह से मतलब थोड़ा सा लॉजिक लगा लेना ताकि कंफ्यूज मत होना, क्या पता इसी में कंफ्यूज हो जाओ कि HNO3 1 था या फिर HCl क्या था, तो इस तरह से कंफ्यूज मत होना। अब देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं ये जो है हमारे एनबीएस में पूछा हुआ, मतलब ये इस बार जो क्वेश्चन आया था उसमें ये भी क्वेश्चन आया था, विच आर द फॉलोइंग आर नॉट आयनिक कंपाउंड, यानी इसमें से आयनिक कंपाउंड कौन सा नहीं है। तो मैंने आपको इतने अच्छे से बताया है तो आई होप आप इसको इजीली कर ले जाएंगे। तो देखिए आयनिक और मतलब इसको हम कैसे पहचान सकते हैं, तो मैंने आपको क्या बताया, आयनिक कब होगा, जब कोई मतलब एक हम आपको दे दें तो एक आप हमको दे दो, मतलब जब यहाँ पे सॉरी यहाँ पे देखो, जब जैसे मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया, जैसे हमारा NaCl होता है, इस तरह से मैंने आपको बताया था ना। तो देखिए HCl इसका हमारा जो है कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक, ये होता है T281, और जो हमारा Cl यानी क्लोरीन होता है उसका क्या होता है 2,7, हाँ इसका होता है 287। ये इस तरह से ये हमारा क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये हमारे सोडियम का। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको क्या बताया, हर एक एलिमेंट क्या चाहता है, स्टेबिलिटी अचीव करना। स्टेबिलिटी कब अचीव करेगा, जब उसका ऑक्टेट पूरा होगा। तो देखिए इसको अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए इसके पास 7 है ना, एक और चाहिए। आउटर मोस्ट में जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वो जो है जो हमारा एलिमेंट होता है वो स्टेबल हो जाता है। तो इसको तो स्टेबल होने के लिए एक चाहिए, और इसको स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, ये अपना एक निकाल दे तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो क्या करेगा, ये इसको दे देगा अपना, यानी जहाँ पे कोई एक एलिमेंट दूसरे को दे देता है, और ये भी कह सकते हैं कि दूसरा एलिमेंट पहले से ले लेता है, जैसे ये देखिए ये सोडियम से ले लिया, या फिर बोलिए सोडियम इसको दे दिया। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा आयनिक कंपाउंड होता है। तो यहाँ पे बोला है कि नॉट आयनिक कंपाउंड, यानी हमको कोवैलेंट कंपाउंड ढूंढना होगा। तो देखिए KCl क्या है, KCl के क्या है हमारा पोटेशियम, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2,8,8,1, इस तरह से होगा। आई होप फ्रेंड्स आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता होगा। तो देखिए और हमारा क्लोरीन का क्या हो गया 287, यहाँ पे कुछ नहीं होता, जैसे इसका होता ना मतलब 19 होता है, इसका 17। तो इसी तरह से हम भरते हैं। मैंने आपको नील्स बोर का परमाणु मॉडल बताया है, जहाँ पे एटॉमिक मॉडल, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया कि किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं, इसके बेस पे हमने क्वेश्चन भी किया था। तो यहाँ पे क्या है 2,8,8,1। अब यहाँ से ये जो है इसको एक दे देगा और ये एक ले लेगा, इसका 8 हो जाएगा, और यहाँ से ये गायब हो जाएगा। इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, इसके भी आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों ही स्टेबल हो जाएंगे। यानी ये क्या है, ये तो आयनिक हो गया, लेकिन हमको कोवेलेंट चाहिए क्योंकि यहाँ पे नॉट आयनिक पूछा है। तो फ्रेंड्स ये तो आंसर होने से रहा। अब यहाँ पे HCl आता है, HCl भी उसी तरह से है, नहीं उसी तरह से नहीं है। देखिए कैसे, जो हमारा HCl है फ्रेंड्स, इसको हमको बना के देखना पड़ेगा। इसका जो होता है एटॉमिक नंबर, तो इसका तो 1 होता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा 1 होगा, और क्लोरीन का कितना होता है 17। तो इसको कैसे लिखेंगे 2,8,7। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो होता है इसको स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए क्या चाहिए, या तो ये मतलब अपना 1 इलेक्ट्रॉन, नहीं यहाँ पे मतलब मैंने आपको क्या बताया, आउटर मोस्ट सेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा या तो 8, मैक्सिमम तो 8 होते हैं, 2 के केस में हमारा हाइड्रोजन हीलियम आ जाता है। तो देखिए जो हमारा हाइड्रोजन हीलियम होता है उसके स्टेबिलिटी के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि वो उसका परमाणु क्रमांक यानी जो उसका एटॉमिक नंबर है वही
1 या 2 होता है। हाइड्रोजन का हमारा 1 होता है, हीलियम का हमारा 2 होता है। तो इसको तो अपनी स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए इसको जो है यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, अब ये तो ऐसा तो है नहीं कि इसको दे देगा तो इसके पास तो शून्य हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है कि इसको शून्य मिले। तो यहाँ पे एच और सीएल क्या करते हैं, जैसे एच के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और जो हमारा सीएल है इसके पास भी इस तरह से 7 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये मतलब देते, ये पूरी तरह से उसको देगा नहीं। अगर मान लीजिए ये दोनों शेयर कर लेंगे आपस में इस, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसके पास भी देखिए इस तरह से कितना हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8 इस तरह से, और हमारे एच के पास भी कितना हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से ये शेयर करते हैं, ये कंप्लीटली देंगे नहीं। तो अगर यहाँ पे कंप्लीटली देंगे नहीं तो यहाँ पे कौन सा, मैंने आपको बताया था जहाँ पे शेयरिंग होती है वहाँ पे हमारा कोवैलेंट कंपाउंड होता है। तो यहाँ पे नॉट आयनिक पूछा था, तो ये यानी ये हमारा HCl जो है ये जो है कोवैलेंट कंपाउंड है, यानी ये नॉट आयनिक है। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड तो सही है। अब आगे देखते हैं CCl4 NaCl। NaCl का मैंने आपको बता दिया। तो फ्रेंड्स ये भी हमारा क्या है, ये एक तो हमारा ये कट गया, ये हमारा आयनिक होता है। NaCl भी आयनिक होता है, सिंपल सा देखिए Na+Cl नेगेटिव, ऐसे भी करके देख सकते हैं अगर आपको याद है अच्छे से। लेकिन यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं, पता चला H+Cl नेगेटिव कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए करके देख लेना कहाँ पे शेयरिंग हो रहा है, कहाँ पे पूरी तरह से डोनेट कर रहा है। तो अब देखिए CCl4, तो Cl4 में यहाँ भी देखिए मैंने आपको अभी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ाया था, तो वहाँ पे मैंने आपको बताए थे जो कार्बन होती है इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो इसको मतलब कार्बन क्या होता है 6 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या था 2 and 4, यानी इसको स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। यहाँ पे Cl4 है, यानी Cl4 टाइम है, तो हर एक Cl को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि कार्बन अपना दे देगा 4 के 4 इसको, ये ऐसा थोड़ा ना कि ये 0 हो जाए, उसको भी 4 चाहिए, इसको भी 4 चाहिए। तो दोनों क्या कर लेते हैं, आपस में शेयरिंग कर लेते हैं। यानी जो हमारा Cl होता है, सॉरी जो हमारा C होता है वो इस तरह से Cl से हर तरफ से अटैच हो जाता है, तो ये भी खुश ये भी खुश। तो इस तरह से जो है फ्रेंड्स यहाँ पर भी क्या होता है, शेयरिंग होता है, पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन देता नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा HCl और CCl4 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स, कोवैलेंट कंपाउंड हो जाएगा, यानी नॉट आयनिक होगा। तो हमारा सेकेंड एंड थर्ड ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो मैंने इस क्वेश्चन को समझाने में इतना देर लगा दिया, खैर ये 1 सेकेंड का भी क्वेश्चन नहीं है। अगर आप इसको अच्छे से सोच पाते हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देख लेना कौन सा शेयर हो रहा है, कौन सा कंप्लीटली दे रहा है। इस तरह से आयनिक और कोवैलेंट आप निकाल सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज नॉट जनरली एग्जिबिट बाय आयनिक कंपाउंड। यानी यहाँ पे हमको बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी जो है आयनिक कंपाउंड के द्वारा एग्जिबिट नहीं होती है। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी इन वाटर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सॉलिड स्टेट मैंने आपको आयनिक कंपाउंड में क्या बताया था, इसकी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करता है, लेकिन कब, जब इसको हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं, जब हम इसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं, यानी ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं कर सकता, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए हमको फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए। सॉलिड स्टेट में यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकते हैं, तो यहाँ पे हम उसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं ताकि हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो जाएं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमसे नॉट पूछा है और यही है हमारा नॉट। आगे भी पढ़ लेते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो फ्रेंड्स जो हमारा आयनिक कंपाउंड होता है वो क्या होता है, उसकी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है, ये बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मोल्टेन स्टेट, वही है, मतलब जब हम इसको वाटर में घोल दें या पिघला दें तो दोनों ही कंडीशन में ये इलेक्ट्रिविटी कंडक्ट करता है। तो फ्रेंड्स ये भी हमारा हो जाएगा, मतलब ये तो सही है, तो इसलिए सही वाला तो होगा नहीं क्योंकि हमसे रॉन्ग पूछा है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे बी। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच आर द फॉलोइंग मेटल्स एग्जिस्ट इन देयर नेटिव स्टेट इन नेचर। यानी कौन सा ऐसा मेटल्स है इसमें से जो कि अपने नेटिव स्टेट में पाया जाता है नेचर में। तो देखिए फ्रेंड्स इसको हम किस तरह से निकाल सकते हैं, फिर से ये डबल बार टाइपिंग, कोई बात नहीं। देखिए एक है हमारा यहाँ पे कॉपर है,
गोल्ड है, जिंक है, सिल्वर है। तो इसमें से हमको बताना है कौन सा मेटल है जो कि अपने नेटिव स्टेट में एग्जिस्ट करता है, यानी वो जिस तरह से पाया जाता है उसी तरह से रहता है। अब यहाँ पे नेटिव स्टेट में एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है, यानी वो किसी से भी रिएक्ट नहीं करता है। अब जब किसी से रिएक्ट नहीं करता है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि रिएक्टिविटी सीरीज में कौन सबसे नीचे है। जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे होता है वो लीस्ट रिएक्टिव होता है, यानी वो रिएक्ट अगर करेगा तो बहुत ही कम रिएक्ट करेगा, अदरवाइज करेगा ही नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, जब हम देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज तो वहाँ पे आपको मिलेगा केदारनाथ भाई का माली आलू जरा फीके नीके से पकाता है, क्यों है आज आलू पकाता। एक सेकेंड रुकिए, लिख लेती हूँ। देखिए, केदारनाथ भाई का माली आलू जरा फीके नीके सन पकाता है, क्योंकि हर गांव अच्छा और आलू पकाता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से जब आप देखेंगे यहाँ पे हमारा AU यानी ये क्या है, हमारा गोल्ड, और यहाँ पे हमारा AG यानी हमारा जो सिल्वर है, ये कहाँ पे है, ये बिल्कुल नीचे है। मतलब इसको आप इसी के नीचे ऐसे नीचे करते चले जाएंगे तो ये बिल्कुल नीचे है। तो फ्रेंड्स ये क्या होंगे, अपने नेटिव स्टेट में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो हमारा गोल्ड है और सिल्वर ये दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ये अपने नेटिव स्टेट में पा जाएंगे, यानी ये किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे। तो आप भी बार बार इसको मतलब केदारनाथ भाई का माली आलू जरा फीके नीके से पकाता है, क्योंकि हर गांव अच्छा और आलू पकाता है, इस तरह से जो है याद कर लेना, इतनी बार याद कर लेना, क्योंकि अभी आप देखेंगे मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे बनेंगे। तो अभी इसके ऊपर भी मैंने 2-3 क्वेश्चन उस पे बेसिस बताए, उस बेस पे बता दिए, और ये है हमारा ये भी एक क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, मेटल्स आर रिफाइंड बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स, यानी जो हमारे मेटल्स होते हैं वो रिफाइन किए जाते हैं डिफरेंट मेथड्स से। मैंने आपको मेटलर्जी में बताया भी था। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, यानी कौन सा मेटल है जिसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के द्वारा यहाँ पे रिफाइन करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, हमारे कुछ जैसे अभी मैंने आपको बताया, जो हमारे रिएक्टिविटी सीरीज में कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो कि एकदम ऊपर के साइड में है, जो कि मोस्ट रिएक्टिव हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि बिल्कुल नीचे हैं, वो लीस्ट रिएक्टिव हैं, बट कुछ ऐसे भी हैं जो कि बीच में है, वो क्या है, मॉडरेटली रिएक्टिव हैं, ये कह सकते हैं हम। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था जो हमारे मेटल्स होते हैं जो कि मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, जो कि हमारे मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर होते हैं, उनके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अब यहाँ पे आपको यही देखना है कि सबसे ऊपर के साइड में कौन होते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप देखेंगे केदारनाथ, तुरंत आपको यहाँ से मिल जाएगा KNNA। तो ये डबल बार टाइपिंग हुआ है, इसका ध्यान मत देना। यहाँ से आप देखेंगे सोडियम और पोटेशियम, ये है हमारे मोस्ट रिएक्टिव। तो यहाँ पे हम इसके लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा 3rd and 4th जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर D। तो देखिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे है हमारा सिल्वर आर्टिकल्स बिकम्स ब्लैक ऑन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू एयर, दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, यानी यहाँ पे हमको ये बताना है जो सिल्वर होता है, मतलब जो चांदी की वस्तुएं होती हैं, वो लंबे समय तक हवा के संपर्क में रहने से काली हो जाती हैं। मतलब यह किसकी वजह से होता है, यहाँ पे किस चीज का फॉर्मेशन होता है, ये हमको बताना है। तो फिर से डबल बार टाइपिंग, तो इसको कोई ध्यान नहीं देगा। तो देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि क्या फॉर्म होता है। तो देखिए फ्रेंड्स मैं उसका रिएक्शन आपको सबसे पहले बताती हूँ। तो आप देखेंगे ये क्या है हमारा, ये है हमारा सिल्वर। अब यहाँ पे जो हमारा सिल्वर में मतलब कोरोजन होता है, तो मैंने आपको बताया हुआ है यहाँ पे जो कोरोजन होता है वो किसकी वजह से, हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से। हाइड्रोजन सल्फाइड कहाँ से आता है, एयर से आता है, तभी तो यहाँ लिखा है हवा के संपर्क में रहने से, एक्सपोजर टू एयर लॉन्ग। और मैंने आपको ये भी बताया था कोरोजन ऐसा नहीं है कि 1-2 मिनट की मतलब ये प्रोसेस है, ये फ्रेंड्स थोड़ा लंबे समय तक मतलब एक लंबे समय के बाद होती है। तो ये है हमारा सिल्वर,
ये है हमारा H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड। ये कहाँ से आता है? एयर से आता है। अब यहाँ पे फॉर्म क्या होगा फ्रेंड्स? यहाँ पे Ag2S क्या फॉर्म होगा? Ag2S, और यहाँ पे क्या, जो हमारा H2 है वो बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे ये जो हमारा बना, इसको हम क्या बोलते हैं? सिल्वर सल्फाइड। क्या बोलते हैं? सिल्वर सल्फाइड, जो कि कैसा होता है? ब्लैक कलर का। कैसा होता है? ब्लैक कलर का। तो फ्रेंड्स इसको आप याद रखना। तो यहाँ पे क्या बना? Ag2S। तो यही यहाँ पे हमको देखना है, Ag2S, यानी यहाँ पे क्या हो गया हमारा? राइट आंसर हो गया सी। तो आप याद रखना, जब भी सिल्वर की मतलब यहाँ पे कोरोजन होती है तो वहाँ पे Ag2S यानी सिल्वर सल्फाइड जो है फॉर्म होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विथ अ लेयर ऑफ थिन लेयर ऑफ, यानी जब हम गैल्वेनाइजेशन करते हैं तो वहाँ पे आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सी चीज़ की कोटिंग करते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बताया है, ये बहुत ही इजी है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। हम गैल्वेनाइजेशन में जिंक जो हमारा मेटल है इसका यूज करते हैं, तो इसको आप याद रखना। और किसको थ्रू करते हैं? तो इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू, इसको भी याद रख लेना। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, स्टेनलेस स्टील इज वेरी यूजफुल मटेरियल फॉर आवर लाइफ। इन स्टेनलेस स्टील आयरन इज मिक्सड विथ। तो फ्रेंड्स हमको ये बताना है, जो स्टेनलेस स्टील होता है उसमें आयरन को किसके साथ में मिक्स किया जाता है? तो यहाँ पे देखिए, ये तो फैक्ट बेस है, इसमें कुछ समझाना ही नहीं है। मैंने आपको बताया भी था, वहाँ पे मतलब ब्रास था हमारा, बहुत सारे ऐसे मतलब शोल्डर था, वहाँ पे मैंने आपको बताया था किसमें कौन सा मतलब क्या क्या मिला के कौन सा एलॉय बनता है। तो यहाँ पे जो हमारा स्टेनलेस स्टील होता है, इसमें फ्रेंड्स एक तो हमारा आयरन होता है, जो कि पहले ही बता दिया, आयरन इज मिक्स विथ, यानी यहाँ पे एक होता हमारा आयरन, एक होता हमारा क्रोमियम, एक होता हमारा निकल। तो इसको आप याद रखना, हमारे स्टेनलेस स्टील में यहाँ पे आयरन होता है, क्रोमियम होता है, निकिल होता है। तो आयरन यहाँ पे दे ही दिया, तो हमको क्या ढूंढना है? निकिल एंड क्रोमियम। तो फ्रेंड्स इसको आप याद रखना, यहाँ पे हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। जहाँ जहाँ भी ऐसे है ये डबल बार है, तो इसको नोटिस मत करना, बस आप देखते चलो कि क्वेश्चन कैसे बनेगा और याद करते चलिए, क्योंकि एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है तो ये डायरेक्टली उठ के भी आ सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ कॉपर इज केप्ट ओपन इन एयर इट स्लोली लूजेज इट्स शाइनिंग ब्राउन सरफेस एंड गेन्स अ ग्रीन कोटिंग, इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, यानी फिर से यहाँ पे इस बार क्या पूछ लिया? इस बार कॉपर का कोरोजन पूछ लिया। तो फ्रेंड्स कॉपर का कोरोजन देखने के लिए यहाँ पे सबसे पहले रिएक्शन देखते हैं, फिर रिएक्शन देखने के बाद हमको पता चल जाएगा यहाँ पे क्या फॉर्म होता है। तो देखिए सबसे पहले हमारा जो कॉपर है ये होगा, और यहाँ पे जो हमारे मतलब क्योंकि यहाँ पे हम ये देखते हैं, जो भी हमारे मेटल्स होते हैं जब वो लंबे समय तक एयर में ऐसे ही खुले पड़े रह जाते हैं तो वो जो है कोरोड कर जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा कॉपर। तो हमारे एयर से यहाँ पे हमको, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, ऑक्सीजन गैस होगी, कुछ नमी भी होगी, क्योंकि विदाउट नमी तो यहाँ पे मतलब कोरोजन होता नहीं है। तो ये फ्रेंड्स ये हमारे एयर से ये सब आ गए। तो यहाँ पे फॉर्म क्या होता है? CuCO3 CuOH का होल ट्वाइस। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे फॉर्म होता है, और ये कौन सा कलर होता है? तो ये होता है फ्रेंड्स हमारा ग्रीन कलर का। कौन सा कलर? ग्रीन। तो यही हमको यहाँ पे बताना है, जब हम कॉपर को ओपन एयर में रखते हैं तो यहाँ पे ये जो ग्रीन कोटिंग होती है ये किसके फॉर्मेशन की वजह से होती है? तो फ्रेंड्स याद रखना, यहाँ पे ये क्या है? CuCO3। क्या है? CuCO3। तो यहाँ पे फिर से डबल डबल, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? CuCO3। ध्यान देना, ध्यान से देखिए, CuCO3 यहाँ पे फॉर्म होता है, तो इसको भी आप याद रखना। सारा रिएक्शन एक जगह नोट कर लेना, उसके बाद याद कर लेना, या फिर मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया, वहां से देख लेना। जनरली मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज फाउंड इन अ लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो मैंने आपको बताया था, जो हमारे मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? जनरली सॉलिड होते हैं, लेकिन ऐसा भी एक कोई मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है हमारे रूम टेम्परेचर पे। तो फ्रेंड्स ये सबको पता होता है, ये बहुत ही ईजी है, वो होता है हमारा मरकरी, यानी पारा, मरकरी। अब देखिए यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए फिर से आ गया इलेक्ट्रोलिसिस,
ऑफ देयर क्लोराइड इन अ मोल्टेन स्टेट, यानी कौन सा मेटल है जिसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया। तो देखिए यहाँ पे वो मेटल हम लेंगे जो कि हमारे रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर होते हैं, उन्हीं के लिए हम इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब तक मैंने आपको क्या बताया था, पोटेशियम और सोडियम, लेकिन फिर यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे तो हमारा एक है हमारा सोडियम, एक है कैल्शियम, यहाँ पे आयरन, फिर है कॉपर। तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, अब यहाँ तो सोडियम पोटेशियम दिया ही नहीं है। तो फ्रेंड देखिए, अगर इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आपको ऑप्शन के थ्रू जाना होगा। और अब आपको यहाँ पे ये देखना होगा केदारनाथ भाई का माली, इस तरह से। तो अब आप देखेंगे जो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से Na तो होगा ही होगा, यानी हमारा फर्स्ट इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी। चलो ये तो एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे Na तो दिया, मतलब Na दिया है, यहाँ पे Na हो गया। Ba तो दिया नहीं है तो इसको छोड़ो। उसके बाद हमारा क्या रहा, कैल्शियम। तो फ्रेंड्स Na के साथ में यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड जो है आंसर वो सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे है हमारा जनरली नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस, यानी जो हमारे नॉन मेटल होते हैं वो नॉट लस्ट्रस होते हैं, यानी वो चमकदार नहीं होते, चमकीले नहीं होते। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्ट्रस, लेकिन मैंने आपको बताया था कोई ऐसा भी नॉन मेटल्स है जो कि लस्ट्रस होता है, जो कि चमकीला होता है। तो फ्रेंड्स वो होता है हमारा आयोडीन। इसमें तो कुछ समझाना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which one of the following four metals would be displaced from the solution of its salt by 3 metals, यानी इसमें से जो भी यहाँ मेटल दिए हैं तो इसमें से कौन सा मेटल है बाकी के 3 से डिस्प्लेस हो जाएगा। फिर से आ गया हमारा रिएक्टिविटी सीरीज का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे आपको फिर से वही देखना है कि कौन सा सबसे नीचे है। जो फ्रेंड्स इन चारों में से सबसे नीचे होगा वो क्या होगा, जो इन चारों में से सबसे नीचे होगा उसको तो उसके ऊपर वाले डिस्प्लेस कर देंगे। वो बेचारा नीचे वाला कमजोर है तो ऊपर वाले तो उसको धक्का मार के निकाल देंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, केदारनाथ भाई का माली, आलू जरा फीके नीके से पकाता है क्यों, क्यों है केदारनाथ भाई का माली आलू, रुकिए पहले यहाँ पे आएगा जेडन, क्यों, फिर यहाँ पे आएगा एजी। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले जो हमारा गोल्ड होता है, आप ऐसे भी याद रख लेना, जो हमारा गोल्ड है और जो सिल्वर है, सॉरी ये है हमारा सिल्वर, जो हमारा गोल्ड है और जो सिल्वर है ये सबसे नीचे की साइड में है। तो ऐसे भी याद रख लेना, लेकिन मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप इसको समझो, मतलब इसको याद करो, बार बार सुनो और याद करो, खुद भी लिखो और खुद भी बार बार बोलो, ताकि ये आपको याद हो जाए, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट इससे जो है आपके बन जाएंगे अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो। वैसे तो क्वेश्चन बनेगा ही, यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो देखिए अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा सबसे नीचे है इसको तो सभी डिस्प्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे हमको ही बताना है कौन सा मेटल है जो कि डिस्प्लेस हो जाएगा। तो यहाँ से फ्रेंड जो हमारा एजी है वो जो है डिस्प्लेस हो जाएगा। जो यहाँ पे हमारे उसके ऊपर ऊपर जो मेटल है इसको धक्का देके निकाल देंगे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो गया, एजी। एजी नहीं, सिल्वर। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स बताना है, ये 2 बार 2 ml नहीं रहेगा, 1 बार रहेगा। देखिए 2 ml ईच ऑफ कंसंट्रेटेड HCl HNO3 एंड अ मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl, यानी यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेटेड HCl है और यहाँ पे कंसंट्रेटेड HNO3 है, यहाँ पे HNO3 है, यहाँ पे HCl है। देखिए एंड कंसंट्रेटेड HNO3 इन द रेशियो ऑफ 3:1। ये पता नहीं क्यों इतना डबल बार टाइपिंग हो गया, समझ नहीं आ रहा। वर टेकन इन टेस्ट ट्यूब लेवल्ड एज ABC, यानी मैंने अभी आपको बताया था ना, जो हमारा कंसंट्रेटेड HNO3 होगा और जो हमारा कंसंट्रेटेड HCl होगा, तो वो जो है, देखिए यहाँ पे मैंने HNO3 पहले लिख दिया तो ये 1 के रेशियो में होता है HCl3 के, तो यहाँ पे 1:3 हो जाएगा। रट के मत बैठना 3:1। अगर यहाँ पे HNO3 पहले दे दिया, बाई चांस आपको कंफ्यूज कर दिया, कंसंट्रेटेड HNO3 पहले दे दिया तो 1 पहले हो जाएगा ना।
तो ध्यान रखना। तो देखिए नो चेंज अकर्ड इन टेस्ट ट्यूब, यानी इसमें जो मतलब जो तीन यहाँ, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, तीन टेस्ट ट्यूब ले लिए और तीनों को ए बी सी करके मार्क कर दिए। आ स्मॉल पीस ऑफ मेटल वाज पुट इन ईच टेस्ट ट्यूब, और एक मतलब एक मेटल का टुकड़ा लेते हैं, तीनों टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं। नो चेंज अकर्ड इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी, ए और बी जो हमारा टेस्ट ट्यूब है उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होता, बट द मेटल गॉट डिजॉल्व इन द टेस्ट ट्यूब सी, जो मतलब यहाँ पे टेस्ट ट्यूब सी था उसमें जो मेटल हम डाले थे वो डिजॉल्व हो गया। द मेटल कुड बी, वो मेटल क्या हो सकता है, तो इसको देखने के बाद तो आपको समझ आ ही गया होगा, ये है हमारा एक्वा रेजिया। यानी यहाँ पे एक्वा रेजिया की बात हो रही है कि हमारा मतलब HCl HNO3 3:1 के रेशियो में होता है, तो उसको मतलब तीन जो है टेस्ट ट्यूब में डाला गया, फिर उसमें कुछ मेटल का टुकड़ा डाला गया, तो जो हमारा वहाँ पे टेस्ट ट्यूब 1 और ए और बी था उसमें कुछ भी नहीं हुआ, नो चेंज हुआ। लेकिन जो हमारा मेटल जो हमारा मतलब टेस्ट ट्यूब सी था उसमें जो मेटल डाला गया वो क्या हुआ, वो डिजॉल्व हो गया, उसमें घुल मिल गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था जो हमारा एक्वा रेजिया होता है वो फ्रेंड्स क्या करता है, जो हमारे गोल्ड होते हैं वो उसको मतलब इतना आसानी से कोई काट नहीं सकता, उसको डिजॉल्व नहीं कर सकता। लेकिन एक्वा रेजिया एक ऐसा सोल्यूशन है, एक मतलब ऐसा सब्सटेंस है जो कि गोल्ड को भी डिजॉल्व कर देता है। इसीलिए ये जो है मतलब इसका ब्लैक स्मिथ जो है, जो सुनार लोग होते हैं वो इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AU यानी गोल्ड, वो मतलब गोल्ड था जो कि उसमें डिजॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको वो लाइन याद आनी चाहिए, वो NCERT की कटिंग आपको याद होनी चाहिए जहाँ पे एक्वा रेजिया के बारे में दिया है। तो वहाँ पे आपको मतलब बताया भी है कि जो एक्वा रेजिया होता है, जो हमारे गोल्ड होते हैं, जो सिल्वर होते हैं, वो किसी से डिजॉल्व नहीं होते, मतलब उन इतना आसानी से उनको जो है डिजॉल्व नहीं किया जा सकता, नहीं जा सकता। लेकिन जो हमारे एक्वा रेजिया होता है वो उनको भी डिजॉल्व कर देता है, ये इतना हाईली कोरोसिव होता है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आयन एलॉय इजा, एलॉय क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखिए होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं, हेटेरोजेनियस मिक्सचर होते हैं, या फिर आयन एलिमेंट होते हैं, या कंपाउंड। तो मैंने आपको बताया था एलॉय, जब भी मतलब हम एलॉय जो होते हैं हमारे, तो वहाँ पे मतलब जैसे अभी मैंने आपको बताया वहाँ पे मतलब हमारा आयरन था, निकल था, क्रोमियम था, तो जब इनको हम एक में मिक्स कर देते हैं तो फिर वहाँ पे फ्रेंड्स वो पता नहीं चलते, वो बिल्कुल होमोजीनियस मिक्सचर जैसा दिखता है। तो यहाँ पे हमारा जो एलॉय होता है वो क्या होता है, वो होता है फ्रेंड्स हमारा होमोजीनियस मिक्सचर। तो इसको आप याद रखना, एलॉय क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसिस्ट ऑफ, तो यहाँ पे एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसिस्ट ऑफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पॉजिटिवली चार्ज कैथोड, निगेटिवली चार्ज एनोड, पॉजिटिवली चार्ज एनोड, या फिर निगेटिवली चार्ज कैथोड। तो फ्रेंड्स इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए आप याद रखना, यहाँ पे क्या होता है, PANC, इस तरह से याद कर लेना, PANC, PANC। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है, P फॉर पॉजिटिवली चार्ज्ड एनोड, क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज एनोड, और यहाँ पे निगेटिवली चार्ज कैथोड। तो इस तरह से याद कर लेना ताकि भूलना मत। तो PANC से याद कर लेना। जो फ्रेंड्स हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है वहाँ पे जो हमारे एनोड होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, लेकिन जो हमारे कैथोड होते हैं वो निगेटिवली चार्ज होते हैं। या फिर इसको APCN कर लेना, अगर उल्टा लगे APCN कर लेना, ऐसे करके APCN यानी एनोड पॉजिटिवली कैथोड निगेटिवली, इस तरह से याद कर लेना। लेकिन जरूर याद कर लेना, क्या पता यही क्वेश्चन उठ के आ जाए एग्जाम में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज एनोड, निगेटिवली चार्ज कैथोड। अब देखिए यहाँ पे उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ गया हमारा, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ जिंक इट गेट्स, यानी जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं जिंक का, इट गेट्स डिपोजिटेड ऑन कैथोड, ऑन एनोड, ऑन कैथोड एज वेल एज एनोड रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। तो इसको आप कैसे कर सकते हैं, तो अभी देखिए यहाँ पे क्या है, जिंक है, और यहाँ पे ये हमको बताना वो कहाँ पे जो है डिपॉजिट होगा, कैथोड पे या फिर एनोड पे। तो सबसे पहले ये देख लीजिए यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन लगेगा। यहाँ पे क्या है हमारा जिंक, क्या है
पॉजिटिवली चार्ज होता है, यानी Zn+2 ऐसे हम लिखते हैं ना, ये क्या होता है हमारा पॉजिटिवली चार्ज। तो अब देखिए ये पॉजिटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा या निगेटिव की तरफ। तो फ्रेंड्स ये जो है अगर पॉजिटिव की तरफ में जाएगा तो ये रिपेल होगा, तो वहां पे ये डिपॉजिट नहीं होगा, तो ये जाएगा अपने से अपोजिट के साइड में, यानी जहां पे निगेटिव होगा। निगेटिव हमारा कौन होता है, अभी मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे, NCPA यही बताया ना, यानी जो हमारा एनोड होता है ये पॉजिटिव होता है, जो हमारा कैथोड होता है निगेटिव। तो हमारा जो जिंक है कहाँ जाएगा, कैथोड पे जाएगा, क्योंकि कैथोड क्या है निगेटिव। तो क्या बोल देंगे हम यहाँ से, डिपॉजिट ऑन कैथोड। तो इस तरह से याद कर लेना। अगर आप ये NCPA याद करते हैं और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है याद करते हैं तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। तो NCPA में कंफ्यूज मत होना। अगर आपको जैसे अगर हम ऐसे रट्टा लगाते हैं निगेटिवली चार्ज कैथोड, पॉजिटिवली चार्ज एनोड, इस तरह से, तो उसके बाद थोड़ा देर बाद क्या होता है फिर से भूल जाते हैं। चलो मान लो एक दिन के लिए याद रहेगा, दूसरे दिन फिर से भूल जाएंगे। तो फ्रेंड्स NCPA करके याद कर लेना ताकि आप भूलो ना। और देखिए यहाँ पे जिंक है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो जाहिर सी बात है जहां मतलब अपने से अपोजिट चार्ज पे जाके वो डिपॉजिट होगा, तो यहाँ पे हमारा कैथोड हो जाएगा, सिंपल। अब देखिए यहाँ पे एन एलिमेंट ए इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट विथ नाइफ। जैसे ही पता चला एलिमेंट है सॉफ्ट है और नाइफ से उसको कट किया जा सकता है, आपको तुरंत ध्यान में आ जाना चाहिए कौन था हमारा K&Na, जो कि हमने यहाँ पे मतलब इसको एक्सेप्शन में पढ़ा था। वैसे हमने क्या पढ़ा था, हमारे जो मेटल्स होते हैं जनरली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, बट कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और उनको नाइफ से कट किया जा सकता है, और वो होता है हमारा नाक को नाइफ से कट किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोडियम एंड पोटेशियम नाक, ऐसे करके याद कर लेना बस। दिस इज वेरी रिएक्टिव टू एयर एंड कांट बी केप्ट इन एयर। तो ये सब इसी के बारे में पूरा मतलब बहुत सारा लंबा कहानी लिख दिया। इट इज विग्रसली रिएक्ट विथ वाटर, तो कितना भी लंबा लिख दे उससे क्या, हमको तो पता चल गया ना नाइफ से कट कर सकते हैं। तो वो हमारा यहाँ पे पोटेशियम तो दिया नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा सोडियम, क्या हो जाएगा सोडियम। तो यहाँ पे देखिए एलॉय आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ अ मेटल विथ अ मेटल और नॉन मेटल, यानी हम मेटल को मेटल के साथ में या फिर मेटल को नॉन मेटल के साथ में मिला के जो है एलॉय बना सकते हैं। और एलॉय क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। विच एमंग द फॉलोइंग एलॉय कंटेन नॉन मेटल एज वन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट। तो मैंने आपको बताया भी था कि कंस्टिट्यूएंट को याद रखना जरूरी है हमको यहाँ पे। तो ब्रास में क्या क्या होता है, ब्रास किससे किससे मिलकर बनता है फ्रेंड्स, कॉपर एंड जिंक से। तो कॉपर क्या है मेटल, जिंक क्या है मेटल, यानी हमारा फर्स्ट आंसर जो है यहाँ पे नहीं होगा ये। सेकंड हमारा ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज किससे बनता है फ्रेंड्स, यहाँ पे कॉपर एंड टिन, जिंक नहीं टिन, कॉपर एंड टिन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रॉन्ज में क्या हो गया कॉपर एंड टिन। तो ये भी क्या है मेटल, ये भी क्या है मेटल, यानी ये भी नहीं है हमारा। जो हमारा अमलगम होता है, अमलगम में क्या होता है फ्रेंड्स, Hg मरकरी, तो ये भी तो हमारा मेटल, ये भी नहीं हुआ। तो यहाँ से इस तरह से एलिमिनेट कर सकते हो, या फिर आप याद रख सकते हो जो हमारा स्टील होता है, जो वहाँ पे हमारा क्या होता है, जो हमारा मतलब Fe के साथ में यहाँ पे हम कार्बन भी मिलाते हैं, कार्बन। तो Fe के साथ में जब कार्बन मिलाते हैं तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाता है, कार्बन क्या है नॉन मेटल। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टील, इसको भी आप याद कर लेना। तो इस तरह से एलिमिनेट, जब भी क्वेश्चन बाय चांस कहीं फंसो तो एलिमिनेट करने की कोशिश करो उसको। तो देखिए यहाँ पे विच एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर मैग्नीशियम मेटल्स, यानी यहाँ पे हमें मैग्नीशियम मेटल्स के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इट बर्न्स इन ऑक्सीजन विथ अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, इट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, इट रिएक्ट विथ हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, इट रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। तो अगर आपने लेक्चर अच्छे से देखा होगा तो आपको याद होगा। तो फ्रेंड्स जो रिएक्शन होता है वाटर का, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जो वाटर का रिएक्शन होता है मैग्नीशियम के साथ, तो जब आप रिएक्टिविटी सीरीज में जाएंगे तो केदारनाथ भाई का मली, तो ये मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं है, बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं है, कह सकते हैं कि बीच में है। तो जो एकदम ऊपर है वो कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर लेते हैं, जो बीच में है वो हॉट वाटर से, जो एकदम नीचे हैं वो स्टीम से, या फिर जो बिल्कुल नीचे वो करते ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारा मैग्नीशियम होता है
वो फ्रेंड हॉट वाटर से रिएक्ट करता है और यहाँ पे मैग्नीशियम, एक सेकेंड, यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है तो यहाँ पे ये नहीं होगा हमारा। देखिए यहाँ जो हमारा राइट मतलब इनकरेक्ट जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, देखिए इट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। फ्रेंड्स जो हमारा मैग्नीशियम होता है वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता, वो रिएक्ट करता है हॉट वाटर से और क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे हमसे इनकरेक्ट पूछा था, तो इनकरेक्ट करेक्ट का ध्यान रखना, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, इट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। जबकि फ्रेंड्स ये गलत है, इसीलिए ये हमारा सही है क्योंकि हमसे गलत पूछा ही है। अब यहाँ पे देखिए, which among the following alloy contain mercury as one of the its constituent। इसमें से कौन सा एलॉय है जो कि अपने कंस्टिट्यूएंट के रूप में मरकरी जो है कंटेन करता है, उसमें मरकरी होता है। तो आप क्या बोलेंगे, देखिए इसका एक सिंपल बेसिक एकदम अच्छा सा एग्जांपल है, जब भी अमलगम जहां आ जाए तो समझ जाना वो मरकरी से ही रिलेटेड है। तो इसका नाम ही जब जिंक अमलगम है तो हमको तो ऐसे ही पता चल रहा है यहाँ पे क्या होगा, मरकरी होगा ही होगा। और फ्रेंड्स ये पूछा गया था, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है AEES में, ये इस एग्जाम में जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मतलब कौन सा मरकरी है इसका कंस्टिट्यूएंट, तो वो होता फ्रेंड्स हमारा जिंक अमलगम। अमलगम जो है वो मरकरी से रिलेटेड ही होता है। देखिए यहाँ पे रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर्म्स कंपाउंड जेड, यानी एक्स है और वाई है उसके बीच में रिएक्शन हो रहा है और कंपाउंड हमारा क्या बन रहा है, जेड। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आगे पढ़िए, एक्स लूजेज इलेक्ट्रॉन एंड वाई गेन्स इलेक्ट्रॉन। जो हमारा एक्स है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और वाई जो है वो गेन करता है। जैसे अभी मान लीजिए एग्जाम्पल हमारा NaCl, Na जो है वो लूज करता है, Cl जो है गेन करता है। तो ये क्या हो गया, तो इससे हमें ये पता चल रहा है ये क्या हो जाएगा, आयनिक कंपाउंड। क्या हो गया, आयनिक कंपाउंड। विच आर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज नॉट शोन बाय जेड। अब जेड क्या हो गया हमारा, जेड हो गया हमारा आयनिक कंपाउंड। यहाँ से आयनिक कंपाउंड के बारे में क्या सही नहीं है, नॉट शोन लिखा है, तो यहाँ पे अब हम आयनिक कंपाउंड के हिसाब से ढूंढेंगे तो क्या होगा, हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। तो अब तो ये दोनों कंट्राडिक्टरी हो गए ना, मतलब इन्हीं दोनों में से कोई होगा, या तो हाई होगा या तो लो होगा। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, हाई होती है। तो यहाँ पे नॉट दिया, हमको नॉट बताना है, तो क्या हो जाएगा, हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। ये जो है फ्रेंड्स यहाँ पे नॉट शोन, यानी आयनिक कंपाउंड की यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट लो नहीं होती, यानी यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट अकर एज सॉलिड, बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट। 3 एलिमेंट कौन कौन से हैं, एक्स वाई जेड आर, यानी यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए एक्स के बारे में क्या दिया है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 8, वाई का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 and 7, जेड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या दिया है, 2, 8 and 2, इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको क्या बताया, अगर किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होता है, नोबेल होता है, यानी स्टेबल होता है। तो ये कुछ भी रिएक्शन वगैरह कुछ नहीं करेगा, नोबेल एलिमेंट है हमारा। तो ये क्या हो जाएगा, ये ना तो मेटल होगा ना ही नॉन मेटल होगा, क्योंकि जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रो निगेटिव होते हैं। लेकिन अगर ये तो ना लेगा ना देगा, तो ये क्या है, ये तो मतलब न्यूट्रल है। तो यहाँ पे हमारा एक्स इज मेटल, ये तो गया काम से। वाई इज मेटल, देखते हैं 2, 8, 7, इससे क्या पता चला, 8, 2, 10, 17, 17 क्या होता है, क्लोरीन। क्लोरीन को हमको वैसे भी पता है ये क्या है, नॉन मेटल है। तो यहाँ से ये भी गया। या फिर आप इसको ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको अपनी मतलब स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, कोई ना कोई, यानी इसको 1 इलेक्ट्रॉन देगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये निगेटिव बन जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव। जब ये निगेटिव लेगा तो निगेटिव बन जाएगा, यानी ये इलेक्ट्रोनिगेटिव हो जाएगा। इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन होता है, नॉन मेटल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वाई इज नॉन मेटल। चलो ठीक है अभी तक। जेड के बारे में देखते हैं, 2, 8, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 12 कौन होता है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या होता है, मेटल। इस तरह से देख सकते हो। या फिर ये देख लो कि इसको अपनी स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए क्या करनी पड़ेगी, या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दे
या तो 6 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले। 6 लेना तो बहुत मुश्किल होगा, 2 देना आसान होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, यानी क्या बन जाएगा पॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होता है मेटल, तो क्या हो जाएगा Y इज नॉन मेटल एंड Z इज मेटल। इस तरह से आपको इसको करना होगा। Although metals form basic oxide, which of the following metal form an amphoteric? तो डायरेक्टली याद रखना एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जो होता है, जिंक जो होता है, ये सब, ये क्या हो रहा, ये सब क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड फॉर्म करना। मैंने आपको बताया भी था कौन कौन से एलिमेंट है, तो जाके आप वीडियो देख सकते हैं, वहां पे मैंने डिस्कस किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32, जनरली नॉन मेटल्स आर नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्रेंड्स ये भी मैंने आपको बताया क्या होता है हमारा ग्रेफाइट। मैंने कार्बन कंपाउंड में भी डिस्कस किया था ग्रेफाइट के बारे में, तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, ये जो हमारा ग्रेफाइट होता है ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, जबकि ये क्या है, ये है नॉन मेटल। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 33 आता है, इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव अ कोटिंग ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, द मटेरियल जनरली यूज्ड इज। यानी यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक इलेक्ट्रिक वायर है, वो मतलब उसपे इंसुलेटिंग मटेरियल का कोट किया गया है, द मटेरियल जनरली यूज टू, वो मतलब कौन सा मटेरियल है जो कि कोटिंग में यूज हुआ है। सल्फर, ग्रेफाइट, पीवीसी, ऑल। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा पीवीसी होता है इसको भी डायरेक्टली याद कर सकते हैं। जो पीवीसी होता है ये जो है फ्रेंड्स हमारे इंसुलेटिंग मटेरियल में यूज होता है। और यहाँ से सल्फर और ग्रेफाइट क्यों नहीं हो सकते, तो सल्फर जो होता है वो फ्रेंड्स टूट जाता है, यानी हाईली ब्रिटल होता है, यानी क्या बोल सकते हैं कि वो टूट जाता है। और ग्रेफाइट जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। तो यहाँ पे हमको क्या देखना है, इंसुलेटिंग मटेरियल, यानी वहाँ पे मतलब तारों पर रोधक पदार्थ की परत बोल रहा ना, तो वो तो मतलब कंडक्टर होगा, तो वो रोध उसका मतलब प्रतिरोध कैसे करेगा, तो यहाँ पे हमारा पीवीसी हो जाएगा। यहाँ पे हमको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज अ लिक्विड, कौन सा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड होता है। तो फ्रेंड्स जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड होता है और वो है हमारा ब्रोमीन। कौन है, ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या होता है, लिक्विड नॉन मेटल होता है। देखिए यहां से हमारा क्वेश्चन नंबर 35, तो क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन, कौन सा जो है यहाँ पे केमिकल रिएक्शन किसमें हो सकता है। तो फिर से हमको वही कॉन्सेप्ट लगाना है हमारा, कौन सा वाला, रिएक्टिविटी सीरीज वाला। तो देखिए फ्रेंड्स ये फिर से यहाँ पे डबल टाइपिंग, देखिए इसको आपको किस तरह से करना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमको जो है बताना है कि कौन सा रिएक्शन पॉसिबल होगा, कौन सा नहीं होगा, मतलब कौन सा केमिकल रिएक्शन यहाँ पे होगा। देखिए यहाँ पे Mg है, यहाँ पे Fe है, तो यहाँ पे ये हमारे मेटल मेटल हैं सब, ये मेटल ये मेटल ये मेटल ये मेटल ये मेटल ये मेटल। तो रिएक्शन तब होती है जब ये जो जो मतलब यहाँ पे है हमारा, ये इसको रिप्लेस कर दे। अगर ये इसको रिप्लेस कर देगा तो हो जाएगा। अगर बाई चांस मान लो रिएक्शन अगर रिप्लेस कर देगा, क्या बनेगा, FeSO4 प्लस Mg, यानी Mg की तरह Mg की जगह खुद लग जाए और Mg को वहां से रिप्लेस कर दे। लेकिन जब आप रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे तो हमारा जो Mg होता है, मैग्नीशियम जो होता है वो क्या कहाँ होता है, वो ऊपर होता है, लेकिन हमारा Fe कहाँ होता है, नीचे होता है। तो हमारे Fe की औकात नहीं है कि वो Mg को बाहर धकेल सके, नहीं धकेल पाएगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है ये नहीं हो पाएगा, ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। ZnSO4 प्लस Fe में आप देखेंगे अगर ये रिएक्शन होता तो यहाँ पे FeSO4 प्लस Zn बन जाता है, लेकिन फिर से आप देखेंगे जो Zn होता है फ्रेंड्स ऊपर होता है, जो हमारा Fe होता है नीचे होता है। तो यहाँ पर भी ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। MgSO4 Pb में भी यही हाल होगा, Pb नीचे है Mg ऊपर है, ये भी नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप देखेंगे CuSO4 प्लस Fe में, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो Fe होता है ये यहाँ पे ऊपर होता है, लेकिन जो Cu होता है नीचे होता है। तो Fe इजिली जो है Cu को डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस Cu। इस तरह से यहाँ पे रिएक्शन अगर होगा, यानी यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इसको आप याद कर लेना, लेकिन इसको आप तभी कर पाएंगे जब आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद रहेगी। तो फ्रेंड्स आप सबसे पहले उसको याद कर लेना।
तो देखिए यहाँ पे इस वीडियो में फ्रेंड्स यहीं तक। आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और आप अच्छे से इसको कर पा रहे होंगे, क्योंकि अगर आप लेक्चर देखे होंगे तो फ्रेंड्स ये आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है इजी लगा होगा। तो आप फ्रेंड्स एक काम करना, आप कमेंट में बताना कि आपको क्वेश्चन मतलब बहुत ज़्यादा इजी लगा या सही था, मतलब अपना फीडबैक देना मत भूलना। तो फ्रेंड्स कमेंट में अपना फीडबैक जरूर देना। तो देखिए इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के, वहाँ पर भी क्वेश्चन देखेंगे अच्छे अच्छे से। तो फ्रेंड्स